नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के अनेक क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। देश के स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी गई, परंतु 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए, उसी के एक दिन पूर्व तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का बंटवारा कर दिया था। पूरा देश 14 अगस्त 1947 के उस भीषण त्रासदी का स्मरण कर रहा है जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में वर्तमान पीढ़ी को अपने इतिहास के साथ जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ किया था। हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को समाप्त करके जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, जिसके लिए अनगिनत बलिदान हुए, अनेक क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन जब देश इन सब त्याग और बलिदान के बाद 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। जो एक सनातन भारत था, पौराणिक भारत था, उस भारत को उसी की दो भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों के रूप में भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए, डसने के लिए एक दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। यह आश्चर्यजनक है कि 15 अगस्त 1947 के एक दिन पूर्व जब पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, तो पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दंगे भारत में हुए थे, अखंड भारत में हुए थे, वह दुनिया के इतिहास के अत्याचारों की एक पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान में लाहौर हो या कराची, रावलपिंडी हो या मुल्तान,
इन सभी क्षेत्रों को हिंदू विहीन बनाने के लिए, सिख विहीन बनाने के लिए, बौद्ध विहीन बनाने के लिए एक अभियान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त किया। प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है। कायाकल्प के माध्यम से हमने संतृप्त करने का काम किया। आज जो विद्यालय देखने लायक हैं उनमें फर्श है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, बिजली या सोलर पैनल लगाए गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लास है और उन बच्चों के लिए बैठने की भी व्यवस्था की गई है। खेल के मैदान भी बनाए, कुछ जगहों खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। ये बेसिक शिक्षा की पहली व्यवस्था। फिर उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था है। हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स यानी जूता, मोजा, स्वेटर, यह भी सरकार ने उपलब्ध करवाया। हम लोग जब बनाते थे इन सभी में कुल 1,000 रुपया खर्च होता था। छोटे बच्चे थे और हम 1,200 रुपये डीबीटी के माध्यम से उन परिवारों को आज उपलब्ध करवा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से क्या यह हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हम भी बैठक लेकर के अभिभावकों को भी और उन शिक्षकों को भी इसके लिए तैयार करें। आपने देखा होगा, मैं एक दिन एक चैनल को देख रहा था और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग चल रही थी शिक्षा की, उसको लेकर के वो दिखा रहे थे जब स्कूल पेयरिंग के बाद, स्कूल मर्जर की बात आ रही थी, उस समय उन्होंने दिखाया एक विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है, छात्र नहीं है, और एक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सरकार के आह्वान पर गांव के ही लोगों ने पर्याप्त मात्रा में क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर और क्लासरूम भी एसी बनाए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में सुल्तानपुर का ही वो विद्यालय है, सुल्तानपुर, जनपद सुल्तानपुर का भी है और वाराणसी के भी हैं, गोरखपुर के भी हैं, अन्य तमाम जनपदों में बनाए गए हैं। इसी प्रदेशवासियों ने बनाए हैं, जनप्रतिनिधियों ने रुचि लेकर के भी बनाए हैं। 17 के पहले तो ऐसा नहीं था, 17 के बाद हुआ है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। यूपी के नए डीजी आईपीएस विनोद कुमार सिंह ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से औपचारिक मुलाकात की। चर्चाएं हैं कि सीएम योगी भविष्य में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। यूपी कैडर के 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस विनोद कुमार सिंह राष्ट्रपति वीरता पदक, सराहनीय कार्य सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए जा चुके हैं। बीके सिंह ने एडीजी साइबर क्राइम के 13 महीनों के कार्यकाल के दौरान साइबर अपराधियों से लोगों को बचाने के लिए काफी काम किया। लखनऊ में 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन केंद्र की स्थापना करवाने के साथ ही लोगों को जागरूक करने के बड़े अभियान को चलाने का काम किया। ये कॉल सेंटर साइबर क्राइम हेल्पलाइन, बता दें कि ये कॉल सेंटर भारत के सबसे बड़े कॉल सेंटर में से एक है, जिसके तहत आईपीएस अधिकारी बीके सिंह की उत्तर प्रदेश में पहली पोस्टिंग ट्रेनी
एएसपी के पद पर अलीगढ़ में हुई। इसके बाद वे एएसपी फैजाबाद और गाजियाबाद में तैनात हुए। बीके सिंह सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, बांदा, सोनभद्र, बिजनौर और रेलवे मिर्जापुर और इलाहाबाद में एसपी रहे। एसएसपी फैजाबाद, इलाहाबाद और बुलंदशहर के साथ ही पीएएस 35 विहीनी, लखनऊ व वाराणसी में भी उनकी तैनाती रही। बता दें कि नए डीजी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बता दें इन्होंने काफी कार्य यूपी के लिए कर रखे हैं। इन्होंने डीजी आईपीएस विनोद कुमार सिंह के साथ मुलाकात की गई योगी आदित्यनाथ ने। बता दें 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं विनोद कुमार और कई पोस्टिंग पे लखनऊ में काम कर चुके हैं, जैसे इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में विनोद कुमार ने काम किया हुआ है। लखनऊ में डीजी आईपीएस विनोद कुमार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पुष्पगुच्छा देकर उनके आगे जीवन की मंगल कामना की। साथ ही बता दें विनोद कुमार 1994 बैच के आईपीएस रह चुके हैं। उन्होंने काफी जागरूकता काम करते हुए लोगों को जागरूक किया है। साथ ही साइबर सेल के लिए भी बेहतर काम किया हुआ है। उन्होंने यूपी में अलग अलग जगह पोस्टिंग के रूप में काम किया हुआ है। संवाददाता ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। देना चाहेंगे और कोई मैसेज आपके पास? देखिए, सारे समस्त पुलिस परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र के प्रति समर्पित प्रत्येक युवा को, प्रत्येक नागरिक को। 14 अगस्त है और 14 अगस्त और 15 अगस्त के मद्देनजर इस समय हम लोग हाई अलर्ट पर हैं और आज से ट्रैफिक डायवर्जन्स दिल्ली बॉर्डर पर लागू होंगे और हमने पीछे के भी डिस्ट्रिक्ट्स को इसके लिए संज्ञानित कर दिया है। जितने हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल्स हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पर वीडीडीएस और स्निफर डॉग्स की टीम के द्वारा लगातार चेकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, पेइंग गेस्ट के अकोमोडेशंस हैं, ओयो होटल्स हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, उसमें पिछले हफ्ते 10 दिन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति हम 2 अगस्त से निरंतर चेकिंग चला रहे हैं और इसी क्रम में जो फॉरेन नेशनल्स आए हैं रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड, उनकी भी चेकिंग का अभियान 2 अगस्त से हमारे यहाँ अनवरत रूप से चल रहा है। आज की रात काफ़ी सेंसिटिव रहेगी और इसके मद्देनजर हमारे पर्याप्त पुलिस इंतजाम किए गए हैं। मोर देन 5,000 पीपल हैव बीन डिप्लॉयड। 5,000 की संख्या में पुलिस और पीएसी के फोर्स हमने डिप्लॉय की है और आशा करते हैं कि कल का स्वतंत्रता दिवस सकुशल हम संपादित कराने में सफल होंगे। थैंक यू। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट्री 2047 पर 24 घंटे चली चर्चा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि इस चर्चा में 177 सदस्यों ने हिस्सा लिया। हमें इस पर भविष्य के लिए व्यापक रणनीति बनानी है। सीएम योगी जी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम इसको स्वीकार करते हैं। नहीं, खाने पीने पे प्रतिबंध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके विरोधी दल से जुड़े हुए कुछ मान्य सदस्यों के द्वारा भी यहां पे बहुत अच्छी बातें कही जा रही थी और कुछ कही जा रही थी, और मुझे उसी पे एक बात याद आई कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं बात सुन रहा था, आपके सभी मान्य सदस्यों की बात कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि खन्ना जी संभवतः ना बोलें क्योंकि वे भी रात भर जगे हैं, तो मैं ही इसका जवाब आपको दे दूं। इन परिणाम क्यों नहीं देंगे खन्ना जी? आप खन्ना जी से इतना अविश्वास मत करिए। आपकी नाराजगी खन्ना जी के लिए महोदय, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे 2-3 चीजें देखने को मिली। मैं अभी स्वागत करूंगा आप सबके प्रस्तावों का, और होना भी चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा था, जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, जो लगी, जिसके बारे में चारवाक ने भी एक बात कही थी, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है।
यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूप होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई। तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई। कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूप वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप हो चुके हैं। प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। क्या स्थिति थी 2017 के पहले? 2017 के पहले क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं था? क्या नहीं था उत्तर प्रदेश में? खन्ना जी ने कल प्रातः संकल्प रखा था, तो उस समय उस संकल्प में उन्होंने कुछ बातें कही थी। कहां थे हम 1947 तक भी, 1950 में भी, 1960 में भी, और कैसे हम लगातार गिरावट की तरफ गए। ये डिटोरेशन, इसका कारण क्या था? 1990 के बाद क्या स्थिति थी? उसी पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। महोदय की विशाल सामर्थ्य के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया। और एक समय ऐसा भी आया जब 1980 के बाद की गिरावट ने 1990 के बाद विभत्स स्वरूप लिया, और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे समृद्ध राज्य था, वह देश का सबसे बीमारू राज्य हो गया। यही प्रदेश है। योजनाएं बनती थीं, घोषणाएं होती थी, लेकिन उनमें न इच्छा शक्ति थी, न पारदर्शिता थी, न क्रियान्वयन का संकल्प ही था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं, और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। पलायन की पीड़ा, गरीबी और इलाज के अभाव में दम तोड़ते बच्चे, क्या ये सच नहीं? इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी, डेंगू से जो मौतें होती थी, विभिन्न गंभीर बीमारियों से जो मौतें होती थी, ये सब क्या? सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, भाई भतीजावाद कल्चर यहां हावी हो चुका था। और महोदय 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।